बोलो श्री कृष्ण कन्हैया लाल की, सतगुरु महाराज की, श्री प्राणनाथ प्यारे की, महारानी बाईजुराज की, तीनों पुरी धाम की, समस्त सुंदर साथ की। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। पूर्ण ब्रह्म श्री कृष्ण जय सच्चिदानंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। परम धाम की भूमि का आनंद है आनंद। श्री प्राणनाथ निज मूलपति श्री मेहराज सुनाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम। तेज कुंवरी श्यामा जुगल को पल पल करूं प्रणाम प्रणाम। उपस्थित संपूर्ण सुंदर साह जी, साधक एवं साधिकाएं, चर्चनी प्रशिक्षण सत्र का आज हम 75वां दिवस के पावन बैठक में उपस्थित हुए हैं। तो सर्वप्रथम आप सभी को सप्रेम प्रणाम एवं स्वागत करते हुए आज का कक्षा सत्र विषय प्रसंग को हम प्रारंभ करने जा रहे हैं। चर्चनी विषय प्रसंग में अब तक हमने रंगमहल, नवभौम, दशमी आकाशी और उसके पश्चात रंगमहल के परिक्रमा में प्रथम परिक्रमा, दूसरी परिक्रमा और तीसरी परिक्रमा में जो कुछ भी आते हैं ये सब वर्णन पूरा किया, जिसमें विशेष करके कल तीसरी परिक्रमा जबेरों की नहर के विषय में हम वर्णन कर रहे थे, चिंतन कर रहे थे, अध्ययन कर रहे थे। तो अब आज का हमारा प्रसंग है माणिक पहाड़। तो माणिक पहाड़ रंगमहल की चौथी परिक्रमा है जो जबीरों की नहर के एरिया से भी बाहर है। तो अब आइए माणिक पहाड़ की तरफ हम प्रस्थान करते हैं। जैसे कि ये रंगमहल है, तो रंगमहल से चारों तरफ 13.5 लाख दूरी पर ये जबीरों की नहर है और ये जबीरों की नहर की चौड़ाई 4.5 लाख कोस का है। तो कल हमने ये जबीरों की नहर के विषय में अध्ययन किया। तो अब इससे भी बाहर ये चौथी परिक्रमा में माणिक पहाड़ का हद है। तो इस तरह से देखिए, तो ये रंगमहल है, तो रंगमहल के मध्य से चारों तरफ ये जबीरों की नहर के भीतरी किनार तक में 13.5 लाख कोस की बात हुई और ये जबीरों की नहर 4.5 लाख कोस। तो यहाँ से अब बाहर ये है माणिक पहाड़ का हद। तो माणिक पहाड़ के हद तक आते समय रंगमहल के मध्य से 18 लाख कोस एक तरफ है। और ये माणिक पहाड़ का हद कहते ही, जैसे कि हमने पहले से ही चर्चा किया और कल भी चर्चा कर रहे थे, ये जबीरों की नहर से ही ये परमधाम 32 पहल में विभाजन हुआ है। तो माणिक पहाड़ में भी ये 32 पहल ही है, मतलब माणिक पहाड़ का हद का जो परिक्रमा है इसमें भी 32 पहल ही है। तो इसमें से एक पहल में माणिक पहाड़ है जो रंगमहल के दक्षिण दिशा में है। बाकी 31 पहल में बड़ोवन, मधुवन, महावन के वृक्ष है। तो अब हम ये रंगमहल के दक्षिण दिशा में माणिक पहाड़ के हद का 32 पहल में से एक पहल में
जो माणिक पहाड़ शोभायमान है उस विषय को प्रारंभ कर रहे हैं। तो ये माणिक पहाड़ का हद का चौड़ाई जो है 2,32,00,000 कोस, 2,32,00,000। बत्तीस लाख। तो ये माणिक पहाड़ का हद का चौड़ाई हुआ, जो हमने पहले ही 50 करोड़ योजन लंबा चौड़ा परमधाम का हिसाब करते समय ये सब हिसाब क्लियर किया है। तो अब ये 2,32,00,000 कोस की चौड़ाई माणिक पहाड़ की हद, जिसके गिर्द 32 पहल में है, तो उसमें से जैसे कि कहा ये दक्षिण दिशा में एक पहल में माणिक पहाड़ जो है उसका वर्णन हम प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए, ये माणिक पहाड़ का हद 2,32,00,000 कोस का चौड़ाई, और ये एक पहल के अंदर माणिक पहाड़ के लिए सर्वप्रथम मध्य में 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा जमीन से भौम भर ऊंचा एक चबूतरा उठा है। तो जैसे अब हम उस चबूतरा को यहाँ देखें तो ये चबूतरा जो एक पहल के मध्य भाग में है। अब मध्य भाग में कहने से इसी को यहाँ थोड़ा सा खड़ा दृश्य के हिसाब से देखें तो जैसे मान लीजिए ये माणिक पहाड़ का भीतरी हद है और ये बाहरी हद है। तो इसका चौड़ाई कहा 2,32,00,000, ठीक है। तो इसमें से यहां मध्य भाग में भौम भर ऊंचा एक चबूतरा है। ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना कहा? 16 लाख कोस। इसका अर्थ क्या हुआ? अब ये चबूतरा से भीतरी तरफ और बाहरी तरफ, मतलब दोनों तरफ माणिक पहाड़ का हद का कितने एरिया बाकी रहा? तो इसको हम कैसे निकालेंगे? 2,32,00,000 माइनस 16 लाख, तो 2,16,00,000 बाकी रहता है। अब उसको 2 भाग करना है, तो 2 भाग करते समय 1,08,00,000, 1,08,00,000। तो इधर है 1,08,00,000 और इस तरफ भी है 1,08,00,000। तो ये हिसाब रहा। इस तरह से 2,32,00,000 की चौड़ाई में से मध्य में 16 लाख कोस का चबूतरा, चबूतरा के दोनों तरफ 1,08,00,000, 1,08,00,000। तो ये सब मिला करके 2,32,00,000 का चौड़ाई हद का एरिया पूरा होता है। तो उसमें से जैसे कि कहा ये चबूतरा भौम भर ऊंचा चबूतरा कहा, तो ये हमने भौम भर ऊंचा चबूतरा बनाया, ठीक है। अब ये चबूतरा कहते ही सबसे पहले तो हमें ये जानना होता है कि वो चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना है और गिर्द कितने हैं, पहल एक पहल में, और इसका ऊंचाई, ये सारा हिसाब देखना होगा। तो इसीलिए जैसे कि ये कहा माणिक पहाड़, ठीक है। अब जिसके चबूतरा है, इसीलिए पहाड़ का चबूतरा के विषय में देखें तो ये लंबाई चौड़ाई जो यहां बताया है 16 लाख कोस का है, 16 लाख कोस। इसका अर्थ माणिक पहाड़ कोस में वर्णन हुआ है। जैसे हौज कौसर का वर्णन किया तो मंदिर में वर्णन हुआ था, पुखराज जी का वर्णन हुआ तो कोस में वर्णन हुआ। अब ये माणिक पहाड़ का वर्णन हो रहा है, ये कोस में ही वर्णन हो रहा है। और इसमें भी
500 मंदिर बराबर का 400 कोष ही होता है। मतलब हाउस गौसर में, पुखराज जी में और जबेरों की नहर में भी वही हिसाब था। तो ऐसे ही माणिक पहाड़ में भी ये 400 कोष के आधार पर, अथवा उसको मंदिर के हिसाब से देखें तो 500 मंदिर का ही होता है। तो ये आधार पकड़ना होगा। तो इसका लंबाई चौड़ाई कहा 16 लाख कोष, और गिर्द देखें तो 16 लाख कोष गुना 3, तो गिर्द कितना होता है 48 लाख कोष। अब इसमें पहल है 12,000 पहल। तो देखिए पहल 12,000 पहल है इसमें। जैसे पुखराज जी में 1000 पहल ही था ना, तो ये 12,000 पहल में है। और एक पहल बराबर कितने होते हैं, पूरा गिरद में 48 लाख कोष है और वो 12,000 पहल में है, तो एक पहल में कितना होता है 48 लाख डिवाइड बाई 12,000 इक्वल टू 400 कोष। तो एक पहल में 400 कोष होता है। ठीक है। और ये चबूतरा के विषय में हम बात कर रहे हैं, इसीलिए चबूतरा के लिए ऊंचाई कहूं तो एक भौम इन ब्रैकेट 400 कोष। इसका अर्थ माणिक पहाड़ में भी एक भौम बराबर 400 कोष का ही होता है और एक पहल भी 400 कोष का ही होता है। तो ये हुआ लंबाई चौड़ाई, गिर्द, पहल, एक पहल में, और ऊंचाई। जो चबूतरा यहां माणिक पहाड़ के हद के मध्य भाग 16 लाख कोष में भौमबर ऊंचा चबूतरा करके यहां से भी दिखाया हूं, और ये गोल पहलदार चबूतरा है, इसीलिए यहां से भी ये चबूतरा दिखाया है। ठीक है। अब ये चबूतरा तो जमीन से भौमबर ऊपर करके कहा, अब इससे भी बता देता हूं। इससे भीतर तरफ 1,08,00,000 कोष, बाहर तरफ 1,08,00,000 कोष है, तो इसके मध्य भाग में ये चबूतरा हुआ। ठीक है। अब ये चबूतरा को भी घेर करके जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा ये रोस है। जैसे कि रंगमहल में भी चबूतरा को घेर करके जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोस था, जो 2 मंदिर का चौड़ाई का था। जब हमने पुखराज का अध्ययन किया तो पुखराज को भी चारों तरफ से घेर करके जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा बंदिश का रोस था। ऐसे ही ये माणिक पहाड़ का चबूतरा है, तो ये चबूतरा को घेर करके ये जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोस है। अब इस रोस से ये चबूतरा के ऊपर जाने के लिए चारों दिशा से भौमबर का सीढ़ी लगा है। ठीक है। इधर से, इधर से, इधर से, इधर से। ठीक है। और ये 12,000 पहल का कहा, तो 12,000 पहल में गुर्ज कितने हैं, 12,000 ही गुर्ज है। इसलिए जैसे गुर्ज देखेंगे तो ऐसे गुर्ज 12,000 गुर्ज है। प्रत्येक पहल 400-400 कोष का करके कहा, तो इस तरह से ये गुर्ज हुआ 12,000। ठीक है। ऐसे देखिए। अब श्रेणी के माध्यम से भौमबर ऊपर चबूतरा में पहुंचे हम। जो चबूतरा बिल्कुल खुला है अभी। अब चबूतरा कहते ही किनार में कठड़ा होता है। ठीक है। अब किनार से परिक्रमा की जगह को छोड़ करके अब ये चबूतरा के ऊपर
हवेली बनना प्रारंभ हुआ है। अब हवेली बनते समय एक एक पहल में एक एक हवेली बनते हैं। ध्यान से देखिए। तो अब देखिए, जैसे ये एक पहल कहा तो यहां परिक्रमा की जगह को छोड़ करके ये हवेली बनना प्रारंभ हुआ। तो एक एक पहल में एक एक हवेली, इस हिसाब से देखें तो पूरा चारों तरफ एक हार में कितने हवेली होते हैं? 12,000 पहल है, इसलिए 12,000 हवेली। तो अब यहां 12,000 पहल में 12,000 हवेली तो हुआ। एक पहल में एक हवेली यहां दिखाया हो। अब एक पहल में एक हवेली ये चौरस आकार में बनाया। अब दूसरे पहल में दूसरा हवेली होता है ना, वो गोल होता है। और फिर चौरस हवेली, ठीक है, फिर गोल हवेली, फिर चौरस हवेली, फिर गोल हवेली, फिर चौरस हवेली, गोल हवेली, चौरस हवेली, गोल हवेली, इस क्रम से पूरा। अब ये थोड़ा सा नमूना बना दिया हूं और ये यहां तक देखिए। तो ये है हवेली। कितने हैं एक हार में? 12,000 हवेली है। और एक हवेली का लंबाई चौड़ाई कितना कहा? 400 कोस, क्योंकि एक पहल में एक हवेली आया है। और ये प्रत्येक दो हवेली के बीच में 2 हार थंब 3 गली, यानी कि त्रिपुलियां है। जैसे यहां देखें तो यहां 2 हार थंब 3 गली, इसमें भी 2 हार थंब 3 गली, 2 हार थंब 3 गली, 2 हार थंब 3 गली, इस तरह से हवेली का क्रम आया है। ठीक है। अब ये तो हुआ 12,000 हवेली की एक हारें। अब भीतर जाना है, कहां तक? जैसे रंगमहल का वर्णन करते समय रंगमहल का चबूतरा 2000 मंदिर का लंबा चौड़ा कहा, तो किनार से मध्य केंद्र बिंदु तक जाने के लिए 1000 मंदिर का प्रसंग आया ना। तो ऐसे ही ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कितना कहा? 16 लाख कोस। उसमें से अब मध्य केंद्र बिंदु तक पहुंचने के लिए 8 लाख कोस को पार करना होगा। तो चारों तरफ से होकर के मध्य तक पहुंचना होगा। तो उसमें अभी हमने चबूतरा के किनार में परिक्रमा की जगह को छोड़ करके एक हार हवेली की बात की। एक हार में 12,000 हवेलियां हैं। ऐसे अब फिर दूसरे हार। तो दूसरे हार होते समय क्या होगा? यहां चौरस है तो अब इसमें गोल रहता है, फिर इसमें चौरस, फिर ये गोल, ये चौरस, ये गोल, ये चौरस, ये गोल, ये चौरस, ये गोल, ये चौरस करते इसमें भी हवेली के 12,000 हार ही है। एक तरफ से नमूना बनाया हूं, ये ऐसे ही घुमा करके ले आइए। ठीक है। 2 हार हुआ। अब पहले ये हवेली बने थे तो यहां 2 हार थंब 3 गली करके कहा। अब इधर भी देखिए, इसमें भी 2 हार थंब 3 गली का क्रम है, यानी कि 2 हवेलियों के बीच में त्रिपुलियां हैं। तो इस तरह से क्रमशः आगे जैसे 1 हार 2 हार करते 3 हार 4 हार 5 हार 6 हार 7 हार करते करते 12,000 हारे ही है हवेलियों के। इसका अर्थ क्या हुआ? 12,000 हवेलियों के 12,000 हारे अंदर तक जाते समय। ठीक। तो 12,000 की 12,000 हारे हवेली, कुल हवेली संख्या कितने होते हैं? 12,000 गुना 12,000 इजकल टू 14 करोड़ 40 लाख हवेली होते हैं। समझ में आई बात? ये प्रत्येक एक हार में 12,000 हवेली है और ऐसे 12,000 की 12,000 हारें, 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हुई। तो चलो अब 12,000 की 12,000 हारें कहा, तो यहां से एक हार थोड़ा सा और आगे बढ़ा देता हूं। ऐसे फिर
ये गोल है तो ये चौरस, ये गोल, फिर ये चौरस, ये गोल, ये चौरस, ये गोल, ये चौरस, ये गोल, ये चौरस, ये गोल, इस क्रम से ये भी चारों तरफ घूम करके आया। मतलब यहां 3 हार नमूना बता दिया हूं। इस तरह से 12,000 की 12,000 हारे हवेली हुए। जैसे मान लीजिए ये 12,000 की 12,000 हारे हवेलियों की पूरा होने के पश्चात ये भीतरी किनार है, तो मतलब यहां से यहां तक में 12,000 की 12,000 हारे हवेली अभी सेंटर तक नहीं पहुंचे हैं। अब भीतर जाएंगे, लेकिन इसी हवेली के विषय में देखें तो अब ये हवेली, ये तो हमने के ऊपर के एक भौम के विषय में ये शोभा वर्णन किया। अब ऐसे ऊपरा ऊपर कितने भौम है? 12,000 भौम ही है इन हवेलियों की। समझ में आई बात? चबूतरा के किनार में परिक्रमा की जगह को छोड़ करके हवेली प्रारंभ हुआ, तो एक एक पहल में एक एक हवेली होने के कारण 12,000 पहल में 12,000 हवेली है। और ऐसे 12,000 हवेलियों के भीतर 12,000 हारे ही है, तो कुल 14 करोड़ 40 लाख हवेलियां हुए। ये तो हुई एक भौम की बात। ऐसे हवेली ऊपरा ऊपर 12,000 भौमे गए हैं। तो अब कुल हवेलियों की संख्या निकालना हो तो 14 करोड़ 40 लाख गुना 12,000 भौम, तो कुल हवेली संख्या निकलता है। तो चलो अभी इतना दिल दिमाग में बिठाइएगा, ठीक है। कहने का अर्थ, अब मैं इसको थोड़ा यहां खड़ा दृश्य के द्वारा भी बताता हूं। जैसे ये तो हमने एक बार एरिया अलग करने के लिए इतना बताया है। अब इसी में मान लीजिए ये चबूतरा को थोड़ा बृहद रूप में बना दूं, तो ये आपको बाद में नोट करना हो तो सहज पड़े, इसलिए मैंने इसको ऐसे ही छोड़ दिया हूं। तो इससे ऊपर अलग सा नक्शा बनाता हूं मैं। जैसे मान लीजिए ये परमधाम का जमीन लेवल हो, ठीक है। तो जैसे कि इसको जमीन लेवल कहा था, तो इसके ऊपर ये भौमबर ऊंचा चबूतरा बनाया था। अब ये चबूतरा का एरिया थोड़ा छोटा पड़ गया, तो इसीलिए यहाँ थोड़ा बड़ा एरिया लेकर के मैं पुनः चबूतरा बना रहा हूँ। जैसे कि ये परमधाम का जमीन लेवल है, यहाँ से भौम भर ऊंचा ये चबूतरा उठा, तो ये चबूतरा का लंबाई चौड़ाई कहा 16 लाख कोश। तो यहाँ किनार में जैसे सीढ़ी चढ़ करके ऊपर गए, तो परिक्रमा की जगह को छोड़ करके यहाँ से हवेली प्रारंभ हुआ। तो चबूतरा का मध्य भाग तो यहाँ है। तो अब ये हवेली 12,000 की 12,000 हवेली करके मानो यहाँ तक पूरा हुआ। जैसे ये एरिया कहा ना, यहाँ तक पूरा हुआ, तो इसके ऊपर ऊपर कितने भौम कहा? 12,000 भौम। तो ये रहा। और यही इस तरफ से घूम करके आते समय ये 12,000 भौम है, ठीक है। तो यही इस तरफ से घूम करके आया है, ठीक है। तो ये रहा। अब इससे भीतर की शोभा वर्णन करना बाकी है, मतलब यहां भीतर। अब ये 12,000 की 12,000 हारे हवेलियों में से प्रत्येक एक हवेली कैसा है उसका वर्णन करते हैं, परंतु हम उसका वर्णन बाद में करेंगे, क्योंकि एक बार हम ये देख लेते हैं कि पूरा ये मध्य केंद्र बिंदु तक जाते समय क्या क्या है। उसके बाद फिर वापस आकर के ये एक हवेली कैसे हैं, फिर संपूर्ण हवेली कैसे हैं, ऊपरा ऊपर 12,000 भौम तक की शोभा कैसे हैं, उसको बारीकी से वर्णन करेंगे। तो अब चले ये हवेलियों के एरिया पूरा होने के बाद यहां से भीतर। तो ये भीतरी किनार जहां पर हवेली पूरा हुआ, यहां से भीतर 3 सीढ़ी नीचे उतरने पर एक सड़क है जो चारों तरफ घूम करके आया है। शब्द के द्वारा भी आपको पकड़ना होगा।
जैसे इसके लिए क्या कहा, हवेली की जमीन लेवल से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये फिरता सड़क है, ठीक है। उस सड़क से भी फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो एक बगीचा है। तो इसीलिए यहां देखिए, ये सड़क से भी फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो ये बगीचा हुआ, ठीक है। अब ये बगीचा से फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो ऊपर चढ़ते समय किसके बराबर हुआ लेवल, बगीचा से बाहर तरफ का सड़क के बराबर में हुआ ना। तो ये भीतर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े करके कहा, तो ये 3 सीढ़ी ऊपर चढ़ते समय इसमें फिर सड़क है। सड़क मतलब रोश, बड़ा सा रोश होता है तो उसे सड़क कहा। तो इस तरह से देखिए, तो मैंने यहां पर शब्द में बोल रहा हूं, 3 सीढ़ी उतरे फिर 3 सीढ़ी उतरे फिर 3 सीढ़ी चढ़े करके। तो ये हुआ हवेली का एरिया। तो यहां से 3 सीढ़ी नीचे उतरने पर ये सड़क कहा, फिर यहां से भी 3 सीढ़ी नीचे उतरने पर बगीचा, फिर यहां से चढ़ने पर सड़क, ठीक। अब इसके लिए यहां पर लिख देता हूं मैं, ये सड़क, ये बगीचा और फिर ये सड़क। अब ये सड़क से भीतर एक भौम ऊंचा चबूतरा उठा है। फिर तो देखिए, तो यहां ये बाहर का सड़क, ये मध्य में बगीचा, ये भीतर का सड़क, और ये सड़क का भीतरी किनार से ही ये जैसे इसका एरिया पूरा हुआ तो यहीं से ये देखिए भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। यहां से देखिए ये, ठीक है, यही एरिया, ये भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा। तो चबूतरा उठते समय फिर ये पूरा एरिया, इससे भीतर जितने एरिया है ना, ये पूरा चबूतरा नहीं उठा है। तो ये जैसे मान लीजिए ये भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा तो चारों तरफ की सीढ़ी के द्वारा हम ये भौम भर ऊंचा चबूतरा के ऊपर गए, ठीक है। अब ये चबूतरा के विषय में कहूं तो ये चबूतरा भी फिर 12,000 पहल में ही है। तो ये एक भौम ऊपर आने से इसमें भी चारों तरफ 12,000 ही गुर्ज है, ठीक है। और जैसे हम ये चबूतरा के ऊपर गए तो इसके ऊपर शोभा है वो वर्णन हम करेंगे, लेकिन चबूतरा के विषय में और खुलासा हो इसीलिए बोल रहा हूं। जैसे यहां से भीतर जाए, मान लीजिए ये चबूतरा का एरिया इतना हो, तो यहां से फिर जैसे इस तरह से ऐसे एरिया लेकर के चबूतरा आया तो यहां से फिर भौम भर नीचे उतरना होगा। इसका अर्थ ये चबूतरा उठते समय पूरा चबूतरा कंक्रीट नहीं उठा है, तो ये चबूतरा का एरिया हुआ, ये भौम भर ऊपर उठा, फिर चबूतरा के भीतरी किनार से गए तो फिर भौम भर नीचे उतरना होगा। मतलब ये भीतरी एरिया बाहर से जो भौम भर ऊंचा चबूतरा उठा था उसी के ही लेवल में है। इसका मतलब ये चबूतरा है, ठीक है। अब ये चबूतरा के ऊपर क्या है, तो इसमें भी किनार में कठेड़ा तो होता ही है, और यहां किनार से परिक्रमा की जगह को छोड़ करके भीतर माणिक महल का एक हार है ये चबूतरा में। तो जिसे माणिक महल कहा, तो जैसे देखिए कि ये माणिक महल, अब इसमें भी प्रत्येक 2 महल के बीच में 2 हार थंब 3 गली होते हैं। तो इस तरह से ये माणिक महल प्रत्येक एक हांस में एक एक महल इस तरह से आने से ये 12,000 हांस में
12,000 ही माणिक महल है। तो ये देखिए, ये ठीक है। तो इसको कहा माणिक महल। यहां पर ये हवेली करके कहा है, और भीतर जाने पर सड़क, बगीचा सड़क, इसका भी नाम और लोकेशन बता दिया हूं। और सीढ़ी का चढ़ने उतरने का क्रम मैंने शब्द से कहा हूं, ठीक है। फिर भी आपकी जानकारी के लिए यहाँ पर सीढ़ी थोड़ा दिखा देता हूं। और यहाँ से फिर चढ़ना होगा, यहाँ से फिर उतरना होगा, यहाँ से फिर चढ़ना होगा, और ये में आने के लिए भोंबर चढ़ना होगा। और चौतरा में किनार में परिक्रमा की जगह को छोड़ करके एक हार माणिक महल, और माणिक महल के हार से भीतर तरफ फिर यहाँ ये रोष रहता है, और उससे भी भीतर जाए तो फिर भोम भर नीचे उतरे, ठीक है। अब इसको हम यहाँ के नक्शा के हिसाब से देखें तो देखिए, ये चौतरा के ऊपर 12,000 की 12,000 हारे हवेली, 12,000 भोम ऊपर तक ले गए। अब इसके बाद क्या कहा, हवेली के भीतरी किनार से, ध्यान से देखिए, यहाँ भले छोटा ही सही, मैं थोड़ा नमूना बता देता हूँ। 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो यहाँ से 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो सड़क है, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो बगीचा है, फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो सड़क है, ठीक है। और यहाँ से भोम भर ऊंचा चबूतरा है। ऐसे ये चबूतरा आया, फिर चबूतरा के भीतरी किनार से भोम भर नीचे उतरना होगा। जैसा इस तरफ है, यही घूम करके इधर से आया है, तो इसीलिए ये 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो सड़क है, 3 सीढ़ी नीचे उतरे तो बगीचा है, 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े तो सड़क है, सड़क से फिर भोम भर ऊपर चढ़े तो ये चबूतरा है, और चबूतरा के भीतरी किनार से फिर भोम भर नीचे उतरे, ठीक है। तो ये मतलब ये चबूतरा, ये भाग इस तरफ से दिखाया है, और ये भाग ये इस तरफ का दिखाया है। और ये चबूतरा के ऊपर कहा, ये परिक्रमा की जगह को छोड़ करके माणिक महल बना, माणिक महल का एक हार है। तो ये माणिक महल भी ऊपरा ऊपर 12,000 भोम तक ही गए हैं, देखिए इस तरह से। और यही घूम करके इधर आया तो ये भी 12,000 भोम तक ही गया है, भोम भोम पढ़ते पढ़ते, ठीक है। तो इसी को खड़ा दृश्य में यहां पर थोड़ा नमूना दिखाया हूं। अब ये माणिक महल के चबूतरा के भीतरी किनार से भोम भर नीचे उतरे, तो यहां नीचे उतरने के लिए ऐसी सीढ़ी देखिए, भोम भर नीचे उतरे तो चबूतरा जो जमीन से भोम भर ऊंचा चबूतरा था ना, वहीं पर पहुंचे। इसका अर्थ यहां देखिए, तो जिस चबूतरा में माणिक महल बना है, ये चबूतरा जमीन से 2 भोम ऊपर गया है, क्योंकि ये चबूतरा 1 भोम का है। उस चबूतरा के ऊपर भी फिर 1 भोम ऊंचा चबूतरा आया, जिसके ऊपर माणिक महल बना, तो ये चबूतरा जमीन से 2 भोम ऊंचा हुआ। फिर इस चबूतरा के भीतरी किनार से भोम भर नीचे उतरे तो वही भोम भर ऊंचा चबूतरा के जमीन में ही पहुंचे ना, तो यहां की बात है, ठीक है। अब इसमें चारों तरफ फिर करके बृहद बगीचा है, बृहद बगीचा। और ये बृहद बगीचा से फिर भीतर जाएं, जैसे मान लीजिए इतने एरिया बृहद बगीचा ने लिया, तो इससे भी भीतर जाते समय फिर मध्य में भोम भर ऊंचा चबूतरा है, ये देखिए। तो अब ये क्या हुआ, ये जगह हुआ बृहद बगीचा। ये इसके लिए यहां पर लिख देता हूं बृहद बगीचा। चारों तरफ, अब बगीचा कहते ही उसमें नहरें, चहबच्चे, फुहारे, ये सब तो होता ही है, ठीक है। अब फिर इस बृहद बगीचा से भी अंदर मध्य भाग में भोम भर ऊंचा चबूतरा उठा है। इसका मतलब ये चबूतरा का ऊंचाई किसके बराबर में हुआ,
ये माणिक महल जिस चबूतरा में बना था ना, ये चबूतरा और मध्य का चबूतरा का ऊंचाई बराबर हुआ। मतलब ये परम धाम की जमीन से 2 भौम की ऊंचाई में है और दोनों तरफ की ये चबूतरा के बीच में भौम भर नीचे अथवा चबूतरा की जमीन के बराबर में ये बृहद बगीचा है। ठीक है, अब ये बृहद बगीचा और मध्य का चबूतरा, इसको मैं यहां ये खड़ा दृश्य के द्वारा दिखाता हूं। तो जैसे देखिए, माणिक महल वाला चबूतरा के भीतरी तरफ से भौमभर नीचे उतरे करके कहा, इधर से भी उतरे, तो फिर इसके भीतर मध्य भाग में भौम भर ऊंचा एक चबूतरा उठा है। तो ये चबूतरा मध्य का चबूतरा हुआ। तो ये हिस्सा क्या हुआ? बगीचा। ये बगीचा यही इस तरफ से घूम करके आया है। ठीक है, ये बगीचा हुआ। तो बगीचा के भीतरी किनार से फिर भौम भर ऊपर सीढ़ी चढ़े तो मध्य के चबूतरा में पहुंचे। मतलब यहां से देखे तो ये भौम भर सीढ़ी चढ़े तो मध्य के चबूतरा में पहुंचे। और ये मध्य का चबूतरा का भी मध्य का भाग जो है, ये है माणिक पहाड़ का 16 लाख कोस लंबा चौड़ा चबूतरा के मध्य भाग, केंद्र बिंदु। अब यहां मध्य भाग में खड़े होकर के चारों तरफ देखे तो 8-8 लाख कोस के एरिया चारों तरफ है। तो ये चबूतरा का मध्य भाग। ठीक है, अब ये चबूतरा के मध्य भाग में एक बृहत जल का स्तून नीचे से ऊपर यहां आकर के प्रकट हुआ। मतलब ये चबूतरा के ऊपर आते समय जमीन से 2 भौम ऊंचाई हुआ करके कहा ना, तो इस चबूतरा के मध्य भाग में एक बृहत जल का स्तून, इसको क्या कहा? जल स्तून। ठीक है, अब ये जल स्तून भी ऊपरा ऊपर 12,000 भौम तक ही जाते हैं। वैसे तो 12,000 से भी और ऊपर 20 भौम तक, 12,020 भौम तक जाते हैं, क्योंकि माणिक पहाड़ के ये 12,000 भौम के ऊपर चांदनी होने के पश्चात फिर टापू महल करके मध्य में आता है। जिस तरह से पुखराज जी की चांदनी के मध्य में आकाशी महल करके आया था, तो ऐसे ही यहां माणिक पहाड़ के चांदनी के मध्य में टापू महल करके आएगा, जो हम बाद में वर्णन करेंगे चांदनी प्रसंग में। जो टापू महल माणिक पहाड़ के चांदनी से भी 20 भौम ऊपर जाते हैं, इसीलिए माणिक पहाड़ के 12,000 भौम बराबर ये स्तून 12,000 भौम तक गया, और फिर टापू महल के चांदनी तक जाते समय और 20 भौम बढ़ने से ये 12,020 भौम तक जाते हैं। परंतु अभी के लिए 12,000 भौम ही समझ के रखिए। ठीक है, अब ये स्तून बाहर चारों तरफ ये चबूतरा में बगीचा है। तो ये चबूतरा है ना, तो ये चबूतरा के चारों तरफ भी इसमें भी बगीचा ही है। ठीक है, अब बगीचा कहने से उसमें भी नहरें, चहबच्चे, फुहारे, ये सब तो कहते ही है। और बिल्कुल यहां किनार में देखे तो फिरता सड़क है। ठीक है, और ये चबूतरा के किनार में एक एक हांस में एक एक थंब आने से 12,000 हांस में 12,000 थंब है। ये थंब भी सीधा ऊपर को गए हैं। अब ये थंब कितने भौम ऊंचाई में जाते हैं, तो अभी मैं सार रूप में तो बता देता हूं। 11,980 भौम तक जाते हैं ये थंब। एक बार जानकारी के लिए ये शब्द मैंने उच्चारण किया कि थंब का ऊंचाई 11,980 भौम। तो कैसे, इसको देखना है हमें। तो उसके लिए अब एक बार देखिए,
ये माणिक महल ये भी ऊपर ऊपर 12,000 भौम तक गए हैं करके कहा। फिर ये मध्य के चबूतरा के भी मध्य भाग में जो बृहद जल स्तून आया है ये भी ऊपर ऊपर 12,000 भौम तक गए हैं करके कहा। तो जिसको यहां खड़ा दृश्य से देखेंगे तो ये माणिक महल को तो 12,000 भौम ऊपर तक ले गए हैं ये, ठीक है। ये बृहद बगीचा जो है, ये बृहद बगीचा यहां नीचे ही रहता है। फिर यहां से भौम भर ऊंचा ये चबूतरा है। ये चबूतरा के मध्य भाग से ये जल का स्तून, हमने एक बार के लिए कहा, ये सीधा 12,000 भौम तक गए हैं करके, ये क्या है, जल का स्तून है, ठीक है। और यही चबूतरा के किनार में थंब आया है, तो वो थंब 11,980 भौम तक ही गया करके कहा। तो ऐसा क्यों? अब इसमें देखिए, ये माणिक महल भी 12,000 भौम तक गए हैं, ये जल स्तून भी 12,000 भौम तक गए हैं, ये तो इनका पूरा ऊंचाई है। लेकिन जब ये माणिक महल 11,980 भौम की ऊंचाई तक गया, उसके बाद ये माणिक महल ने भीतर ये जल स्तून की तरफ छज्जा दिया है। एक तरफ से जैसे छज्जा दिया तो चारों तरफ से, कहने का अर्थ यहां देखिए तो ऐसे माणिक महल पूरा चारों तरफ घेर करके आएगी नहीं, तो यहां एक तरफ छज्जा दिया करके आना ही, ये चारों तरफ से ये जल स्तून की तरफ छज्जा दिया है। जैसे पुखराज जी में छज्जा बढ़ने का प्रसंग वर्णन किया है ना, तो ऐसे सीधा महल जाते जाते ये छज्जा दिया। कहां से? 11,980 भौम पहुंचने पर। जिस तरह से ये माणिक महल ने जल स्तून की तरफ छज्जा दिया, उसी तरह से ये जल स्तून भी 11,980 भौम पहुंचने के बाद चारों तरफ, यानी कि इससे बाहरी तरफ अथवा माणिक महल की तरफ ये जल स्तून ने भी छज्जा दिया। कहने का अर्थ ये मध्य का जल स्तून है ना, अब यहां खड़ा दृश्य से दिखाते समय तो ऐसे दो तरफ ही दिखाई देता है, परंतु इसको ऐसे चारों तरफ समझना पड़ेगा। ये जल स्तून हो तो इसके चारों तरफ छज्जा बढ़ गया माणिक महल की तरफ। अब जहां से छज्जा बढ़ना प्रारंभ हुआ, यहां से फिर एक भौम ऊपर गया, ये भी एक भौम ऊपर गया, ठीक है। फिर से माणिक महल की तरफ से भी छज्जा बढ़ा, जल स्तून की तरफ से भी छज्जा बढ़ा, दोनों छज्जा आकर के आपस में मिलन हुआ। तो चारों तरफ होने से ये जल स्तून की तरफ से, ये माणिक महल की तरफ से, तो ऊपर आकर के इस तरह से छज्जा ने मिलन किया। तब देखिए तो अब ये छज्जा आकर के मिलने से पहले यहां नीचे जमीन में मतलब यहां बगीचा के जमीन में हो या भौमभर ऊंचा चबूतरा के जमीन में हो, यानी कि थंब के चारों तरफ ये किनार में बैठ करके देखे, या तो माणिक महल के ये भीतरी तरफ ये जो किनारा है ना, यहां बैठ करके देखे, तो यहां से पूरा ऊपर 12,000 भौम तक ही खुला दिखाई देता था, ठीक है। क्योंकि ये जल स्तून अपने हिसाब से ऊपर गए हैं और ये माणिक महल इस तरफ है, तो ये बृहद बगीचा और ये चबूतरा के किनार में जो बगीचा है इसके ऊपर तो कुछ भी नहीं आया, तो ये जगह तो पूरा खुला है ना, तो इसीलिए ये पूरा खुला दिखाई देता था। लेकिन 11,980 भौम जाने के बाद महल ने भी जल स्तून के तरफ, जल स्तून ने भी महल की तरफ छज्जा दे करके फिर एक भौम ऊपर जा करके पुनः दूसरी बार छज्जा आकर के आपस में मिलन हुआ, तो ये चारों तरफ से अब ढक गया। इसका अर्थ क्या हुआ?
अब यहाँ बगीचा में अथवा चबूतरा के किनार में अथवा ये माणिक महल के भीतरी तरफ किनार में खड़े होकर के ऊपर देखते समय 11,980 भौम तक, यानी कि 12,000 में से 20 भौम कम तक के एरिया को खुला रूप में देख सकते हैं। और उसके बाद ये दोनों तरफ से आकर के आपस में मिले हुए छज्जा को देख सकते हैं। ठीक है यहां तक। अब ये छज्जा के द्वारा मिलन होने के बाद, जैसे कि माणिक महल कहा तो हमने तो सीधा एरिया दिखाने के लिए एक बार 12,000 भौम ऊपर गए हैं करके बताया, तो ये तो भौम भौम पढ़ते पढ़ते जाते हैं ना ऐसे, तो ये 11,980 भौम तक हुआ। और यही चारों तरफ घूम करके आने के कारण यहां तक में 11,980 भौम हुआ। ये जल स्तून तो अब सीधे ही जाना है। अब यहां से भी ऊपर ये महल 20 भौम जाना बाकी है, तो 20 भौम जाते समय अब देखिए इधर से यहां और इधर से ये भी आया, तो इसीलिए ये माणिक महल के भौम के बराबर में ये एरिया पूरा भौम पड़ते हुए ये ऊपर ऊपर जाता है। देखिए ऐसे होकर के ये 20 भौम तक महल गए। कहने का अर्थ नीचे ये चबूतरा और ये बृहद बगीचा के ऊपर भी यहां महल आया है। और यही चारों तरफ घूम करके आने से इधर से भी देखेंगे तो ये माणिक महल हुआ, तो यहां से अब यहां तक देखिए पूरा ये इस तरह से महल आया और ये चांदनी बन गया यहां। ठीक है, तो ये खुला एरिया हुआ 11,980 भौम। उसके बाद ऊपर 20 भौम तक माणिक महल के साथ साथ में ये दोनों तरफ के छज्जा मिले हुए जगह के ऊपर भी महल आया और ऊपर जाकर के चांदनी एक हुआ। और इस तरफ ये हवेली तो प्रत्येक भौम भौम होते हुए अपने ही हिसाब से 12,000 भौम तक गए हैं। ये तो पहले ही कहा, ये तो नमूना के लिए मैंने सीधा 12,000 भौम करके उठा दिया था, फिर भी चलो आपकी जानकारी के लिए इस तरह से बता देता हूं। ये सारा भौम भौम पढ़ करके गया है। ठीक है, तो इस तरह से ये सब 12,000 भौम की ऊंचाई में हुआ। अब देखिए, अब यहां से देखिए ये माणिक महल, ये जल स्तून 11,980 भौम तक जा गया। उसके बाद जल स्तून ने माणिक महल की तरफ चारों तरफ और माणिक महल ने भीतर जल स्तून की तरफ चारों तरफ छज्जा बढ़ा करके फिर एक भौम ऊपर जा करके फिर से छज्जा बढ़ा करके मिलन हुआ करके कहा ना। तो पहले हमने ये चबूतरा के किनार में थंब की बात की थी ना, यहां थंब, ऐसे थंब कितने बोले 12,000 थंब यहां किनार में घेर करके आया करके कहा ना। तो ये 12,000 थंब के ऊंचाई कितना कहा 11,980 भौम का ऊंचाई कहा था ना। उसका कारण क्या है, अब ये खड़ा दृश्य से देखिए, ये चबूतरा है, तो ये चबूतरा के किनार से थंब ऊपर जाते समय ये थंब गया 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 कहां तक पहुंचा, ये 11,980 भौम तक पहुंचा ना। उसके बाद तो दोनों तरफ की छज्जा ने मिलन करने के कारण इसके ऊपर महल आया है, इसीलिए ये थंब का ऊंचाई 11,980 भौम का ही है। ये तो एक थंब एक तरफ से किनार से दिखाया। अब दूसरी तरफ किनार से देखेंगे तो ये दूसरी थंब दिखाई देता है। ठीक है, ऐसे थंब कितने हैं 12,000 थंब है। प्रत्येक एक हांस में एक एक थंब होने से चौतरा के किनार में ऐसे 12,000 थंब है जो 11,980 भौम तक गए हैं। ठीक है, अब इन थंबों में मेहराबे लगे हैं, तो 12,000 थंब है तो मेहराबे 12,000 ही लगे हैं। अब इन मेहराबों में हिंडोले लगे हैं। तो अब बताइए, ये मेहराब में लगे हुए हिंडोले, नीचे चबूतरा,
यहां चबूतरा की जमीन से ये हिंडोला के ऊपर बैठ करके झूल सकते हैं। तो ये हिंडोला कितने भौम की ऊंचाई से झूलते हैं? 11,980 भौम की ऊंचाई से झूलते हैं। क्यों? थंब का ऊंचाई उतना है और जिसमें मेहराब लग करके हिंडोला झूलते हैं। कहने का अर्थ, यहां देखिए, यहां से ये लगे हुए हिंडोला यहां चबूतरा के ये किनार में आते समय हिंडोला का ऊंचाई भी 11,980 भौम का ही हुआ। और ये चबूतरा के किनार में चारों तरफ ऐसे फिरते हिंडोले आए हैं, इसलिए ये हिंडोला झूलते समय माणिक महल के तरफ और जल स्तून की तरफ, माणिक महल के तरफ, जल स्तून की तरफ। कहने का अर्थ देखिए, ये चबूतरा के किनार में आया हुआ थंब के ऊपर मेहराब में हिंडोला लगते हैं। तो हिंडोला झूलते समय कैसे झूलते हैं? ये माणिक महल के तरफ, जल स्तून के तरफ, माणिक महल के तरफ, जल स्तून के तरफ, चारों तरफ के हिंडोले ऐसे झूलते हैं। ठीक है। अब यहां का जितने भी हिंडोले हैं, इन सारे हिंडोलों में से प्रत्येक एक हिंडोला में राजी, श्यामाजी सहित 12,000 सखियां एक साथ में बैठ करके झूलते हैं। समझ में आई बात? तो ऐसे हिंडोले 12,000 है यहां चबूतरा के किनारे में ही देखेंगे तो। और जब राज श्यामाजी सखियां हिंडोला में झूलते हैं ना, कहा एक ही हिंडोला में राज श्यामाजी सहित 12,000 सखियां एक साथ में झूलते हैं और संपूर्ण हिंडोला में यही शोभा होते हैं। कोई भी हिंडोला खाली नहीं होते हैं, सब हिंडोला में राज श्यामाजी सहित 12,000 सखियां ऐसे अनंत स्वरूप में होकर के हिंडोला में झूलने की लीला होती है। ठीक है। और ये मध्य में जल का स्तून करके कहा ना, तो ये जल स्तून, तो अब पहले तो मैंने कहा था कि ये जल स्तून सीधा 12,000 भौम तक गए हैं करके। ठीक है। और ये माणिक महल के लिए भी पहले एक बार तो कहा सीधा 12,000 भौम तक गए हैं करके। लेकिन अब ये जो शोभा वर्णन किया ना, अब इसके हिसाब से बोल रहा हूं, चबूतरा के मध्य में जो जल स्तून है ये 11,980 भौम तक सीधा गया। वैसे पहले ही वर्णन कर चुके हैं ये बात, परंतु शुरू में हमने 12,000 भौम तक सीधा गया करके शब्द प्रयोग किया था ना, उसको मैं मिलन करा रहा हूं। तो 11,980 भौम तक जल स्तून सीधा गया और ये माणिक महल भी 11,980 भौम तक सीधा गया। उसके पश्चात जल स्तून ने माणिक महल के तरफ, माणिक महल ने जल स्तून की तरफ छज्जा दिया। फिर यहां से और एक भौम जा करके दोनों तरफ से पुनः छज्जा दिया, तो आपस में मिलन हुआ। अब उसके बाद ये फिर ऊपर ऊपर 20 भौम तक गए हैं। तो ये भाषा होता है खास करके। वैसे ये सारा हमने वर्णन किया। तो ये 11,980 भौम तक ये जल स्तून सीधा गया है ना। अब ये जल स्तून के नीचे चारों तरफ बगीचा है, तो वो बगीचा में बैठते समय अथवा ये बगीचा के किनारे अथवा चबूतरा के किनारे में लगे हुए जो झूले हैं अथवा हिंडोला है, वो हिंडोला में झूलते समय ये बृहद जल स्तून के द्वारा बीच बीच से छोटे छोटे जल की पिचकारी यहां पड़ते हैं। तो उसी पिचकारी के जल के द्वारा ये बगीचा का सिंचन होता है और सखियां वहां पर रमते समय, विहार करते समय वो जल स्तून के द्वारा आया हुआ छोटे छोटे जो पानी की पिचकारी सखियों के ऊपर पड़ते हैं। ऐसे सुंदर शोभा यहां पर है। ठीक है। अब
इसको मैं एक बार समराइज कर देता हूं। माणिक पहाड़ के हद 32 पहल में से रंगमहल के दक्षिण दिशा एक पहल में ये माणिक पहाड़ शोभायमान है। माणिक पहाड़ के हद की चौड़ाई 2,32,00,000 है, जैसे यहां से बताया हूं। उसमें से मध्य भाग में 16 लाख कोष का लंबा चौड़ा, 48 लाख कोष का गिर्द, 12,000 पहल युक्त एक गोल चबूतरा जमीन से भौम भर ऊंचा उठा है, जिस चबूतरा को नीचे जमीन से 3 सीढ़ी ऊंचा रोश ने घेरा है। चबूतरा में आने के लिए चारों दिशा से भौम भर सीढ़ी लगे हैं, और जैसे चबूतरा के ऊपर आए तो परिक्रमा की जगह को छोड़ करके प्रत्येक एक हांस में एक एक हवेली बनना प्रारंभ हुआ। तो 12,000 पहल में 12,000 हवेली है। ऐसे हवेली के 12,000 की 12,000 हारे हैं, तो कुल हवेलियों की संख्या 14,40,00,000 हुए, और इनके ऊपरा ऊपर 12,000 भौमें हैं, जिसके लिए यहां खड़ा दृश्य में ये दिखाया है। ठीक है। और इसमें कहा हूं कि इन हवेलियों में से एक हवेली का वर्णन कैसा है वो वर्णन करना बाकी है। तो ये हवेली के एरिया से जैसे भीतर गए तो यहां से देखेंगे तो 3 सीढ़ी नीचे उतरे सड़क, फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे बगीचा, फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े सड़क, और ये सड़क से भौम भर ऊपर चढ़े तो ये चबूतरा, जिस चबूतरा में 12,000 की एक हारे माणिक महल है। और इसमें भी गुर्जा कहा, और प्रत्येक माणिक महल के बीच में 2 हार थंब 3 गली, ये सब है ही। अब इसी बात को ये खड़ा नक्शा के द्वारा देखेंगे तो हवेली के एरिया पूरा होने के बाद 3 सीढ़ी नीचे सड़क, 3 सीढ़ी नीचे बगीचा, 3 सीढ़ी ऊपर सड़क, फिर भौम भर ऊंचा चबूतरा, चबूतरा में माणिक महल जो 12,000 की एक हार आया है, इधर से जो आया यही इधर से दिखाया है। फिर माणिक महल के भीतरी किनारे से भौम भर नीचे उतरे तो ये बृहद बगीचा, मतलब ये नक्शा से देखेंगे तो ये भौम भर नीचे बृहद बगीचा। अब ये बृहद बगीचा से फिर भीतर मध्य भाग में भौम भर ऊंचा ये चबूतरा, और चबूतरा के मध्य भाग में जल का स्तून, इसके बाहर चारों तरफ बगीचा, और चबूतरा के किनार में 12,000 थंब जो ऊपरा ऊपर 11,980 भौम तक गए हैं, जिसको यहां खड़ा दृश्य के द्वारा देखेंगे तो ये बगीचा से भौम भर ऊंचा ये चबूतरा, चबूतरा के मध्य भाग में जल का स्तून, और यहां बाहर बगीचा, और चबूतरा के किनार में ये थंब। जल का स्तून और माणिक महल अपने अपने हिसाब से 11,980 भौम तक अलग अलग गए। उसके बाद सज्जा बढ़ करके फिर एक भौम ऊपर जा करके सबका मिलन हुआ, यहां से ऊपर 20 भौम तक गए और ऊपर चांदनी हुआ। और ये थंब जो है 11,980 भौम तक गए, ये थंब की बात कर रहे हैं। और उसमें मेहराब लग करके हिंडोला लगे हैं, जो हिंडोला 11,980 भौम से झूलते हैं। ऐसे 12,000 हिंडोले हैं, प्रत्येक एक हिंडोला में राजश्यामा जी सहित 12,000 सखियां एक साथ में बैठ करके झूलते हैं। और ये हिंडोला में झूलते समय अथवा नीचे बगीचा में विहार करते समय ये मध्य का बृहद जल स्तून के द्वारा बारीकी जो जल की बूंदें पिचकारी के रूप में नीचे उतरते हुए दृश्य शोभायमान है। तो समग्र में ये माणिक पहाड़ के चबूतरा के ऊपर की एक शोभा है। ठीक है। अब इसके पश्चात जैसे देखिए हवेली कहा 12,000 भौम ऊंचा, फिर ये माणिक महल 12,000 भौम ऊंचा, जल स्तंभ 12,000 भौम ऊंचा। अब ये जल स्तंभ और माणिक महल 11,980 भौम में मिलने से यहां से ऊपर ये
20 भौम तक ये भी रहा, और ये बीच का भाग 11,980 भौम में ये खाली जगह कहा जहां पर हिंडोला झूलते हैं, ये सारी दृश्य हुई। अब ऊपर जाते समय ये सब का चांदनी एक हुआ। अब चांदनी का एरिया कितना हुआ? नीचे चबूतरा जो 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा करके कहा था ना, तो इसके ऊपर चांदनी सब एक हुआ कि नहीं? एक बनाइए चांदनी। और ये जल स्तून तो अभी खुला ही रखिए, क्योंकि जैसे कि मैंने पहले ही कहा, अब ये चांदनी से भी ऊपर टापू महल की शोभा वर्णन करना है, वो चांदनी के वर्णन प्रसंग में। तो ये हुआ समग्र में एक झलक माणिक पहाड़ का दर्शन। ठीक है, तो अब इसको हम एक झलक पॉट के नक्शा के द्वारा देखेंगे, फिर आप इसको नोट करेंगे। अब ये देखिए माणिक पहाड़, पेज नंबर 94 का नक्शा है ये। तो जैसे देखिए ये माणिक पहाड़ का चबूतरा है जो 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा, 48 लाख कोस का गिर्द, 12,000 पहल युक्त है। तो ये भौम भर ऊपर जाने के लिए चारों दिशा से सीढ़ी लगे हैं। जैसे चबूतरा के ऊपर गए तो देखिए अब यहाँ पर हवेली का थोड़ा सा नमूना दिखाया है। तो देखिए ये एक हवेली जो चौरस है, ये गोल है, ये चौरस है, ये गोल है, चौरस गोल, इस तरह से ये हवेली 12,000 पहल में 12,000 है और अंदर 12,000 हार ही है। तो इस तरह से ये 12,000 की 12,000 हारी हवेली है। दो हवेली के बीच में देखिए 2 हार, थंब, 3 गली, और उसके बाहर देखिए ये हांस की संधि में ये गुर्ज है। तो जैसे 12,000 की 12,000 हारे हवेली पूरे हुए, तो यहां से भीतर देखिए तो ये 3 सीढ़ी नीचे का सड़क है, वहां से फिर 3 सीढ़ी नीचे उतरे ये बगीचा है, फिर 3 सीढ़ी ऊपर चढ़े ये सड़क है। अब ये सड़क से फिर भीतर भौम भर ऊंचा ये चबूतरा है। तो ये चबूतरा में भी देखिए ये 12,000 ही गुर्ज लगे हैं, और इसमें जाने के लिए चारों तरफ से भौम भर ऊंचा सीढ़ी है। और जैसे चबूतरा के ऊपर गए तो ये माणिक महल, तो ये माणिक महल 12,000 की एक हारे हैं। फिर इससे भीतर जाएं तो भौम भर नीचे उतरे, देखिए यहाँ सीढ़ी दिखा है, भौम भर नीचे उतरे तो ये बृहद बगीचा है। बृहद बगीचा के भीतरी किनार से फिर भौम भर ऊपर चढ़े तो ये मध्य का चबूतरा है। चबूतरा के मध्य भाग में ये बृहद जल का स्तून है, और चबूतरा के किनार में ये देखिए थंब और हिंडोला। तो ये जल स्तून और माणिक महल 11,980 भौम तक सीधा गए, और उसके ऊपर छज्जा बढ़ करके छत पटी है। तो वही छत तक ये थंब जा करके उसमें मेहराब लग करके इसमें लगा हुआ हिंडोला 11,980 भौम से जुलते हैं, और इन सब के ऊपर 12,000 भौम ऊपर चांदनी हुए हैं। तो समग्र में एक झलक दृश्य ये माणिक पहाड़ की दृश्य है। अब इसी शोभा को हम खड़ा दृश्य के द्वारा भी देखेंगे। अब ये देखिए ये नक्शा तो माणिक पहाड़ का पूरा दृश्य है, परंतु आज हमने जितना वर्णन किया उतना ही अगर देखें तो ये देखिए ये 16 लाख कोस का लंबा चौड़ा चबूतरा है। तो इसमें जाने के लिए ये सीढ़ी दिखाया, ठीक है। और इसमें देखिए ये 12,000 की 12,000 हवेली के एरिया है, ये ऊपर 12,000 भौम तक गए। उसके बाद अंदर यहाँ अब वो सड़क, बगीचा, सड़क यहाँ तो पूरा दिखाई नहीं देता है। तो उससे भी भीतर भौम भर ऊंचा चबूतरा के ऊपर ये माणिक महल है, देखिए ये 11,980 भौम तक सीधा गया। फिर उससे भौम भर नीचे यहाँ बृहद बगीचा है, और उसके मध्य भाग में फिर ये चबूतरा है। चबूतरा के मध्य भाग से ये जल का स्तून देखिए 11,980 भौम तक सीधा गया। उसके बाद दोनों तरफ से छज्जा बढ़ करके छज्जा का मिलन हुआ, और ये चबूतरा के किनार में थंब ये है, और थंब में लगा हुआ मेहराब में हिंडोला ये दिखाई दे रहा है। और 11,980 भौम के बाद जल स्तून और ये महल का मिलन होने के पश्चात इसके ऊपर ये देखिए 20 भौम तक ऊपर महल गए हैं, और ऊपर चांदनी 12,000 भौम में सबका एक हुआ है। तो इतने दृश्य को देखना है। फिर यहाँ चांदनी के ऊपर टापू महल की बातें ये बाद में वर्णन होगी। और जैसे कि मैंने कहा ये माणिक पहाड़ के बाहर की तरफ जमीन में 12,000 की 12,000 हारे बगीचे होते हैं। तो ये लोकेशन है, इस विषय में हम बाद में वर्णन करेंगे। आज जो माणिक पहाड़ के जो शोभा को वर्णन किया तो ये इतने एरिया के द्वारा समझना होगा। तो इस तरह से ये माणिक पहाड़ की शोभा जितने भी हमने आज वर्णन किया,
पॉट के नक्शा के माध्यम से भी देखा। तो अब इसको आप नोट करेंगे, दिल दिमाग में बिठाएंगे। आज हम यहीं पर विश्राम करेंगे। तो कल ये एक हवेली की शोभा को वर्णन करेंगे, उसके पश्चात फिर वृत्ति के शब्द के द्वारा ये जो भी शोभा आज वर्णन हुआ उसको एक साथ में अध्ययन करेंगे। फिर माणिक पहाड़ की चांदनी होते हुए आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए यहीं पर विश्राम। पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। प्रणाम।